दादा दादा जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ शंभू? तुम इतने तूफान में यहाँ क्या करने आए हो? सब ठीक है ना? दादा जल्दी से अपना घर खाली कर दो। गांव में समुद्र का पानी घुस आया है, सुनामी आने वाली है। किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। सब लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं, बस हम ही रह गए हैं। जल्दी से अपना घर खाली कर दो। इतना कहकर शंभू वहां से चला गया। बेटा राघव, जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो। गांव में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, जिसके बारे में अभी अभी शंभू बताकर गया है। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। किसी सुरक्षित जगह जाना जरूरी है। ठीक है पिताजी, मैं और गौरी अपना जरूरी सामान निकाल लेते हैं। आप चिड़िया को अपने साथ लेकर जल्दी से बाहर चले जाइए। हम भी तुरंत आपके पीछे आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस 2 मिनट में चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं चिड़िया को लेकर बाहर जा रहा हूँ। तुम और गौरी जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो और बाहर आ जाओ, ताकि हम सब मिलकर किसी सुरक्षित जगह जा सके। ज्यादा देर मत लगाना, समय बहुत कम है। इतना कहकर हरिकिशन दादा चिड़िया को अपने साथ लेकर घर से बाहर चले गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुनामी की लहर पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से राघव और गौरी घर से बाहर नहीं निकल सके। वे दोनों पानी के तेज बहाव के साथ ही बह गए। एक पल की देरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उधर हरिकिशन दादा रोता हुआ बोला, हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब मेरे पास सिर्फ मेरी पोती चिड़िया ही बची है। भगवान, उसकी रक्षा करना। तूफान पहले से भी ज्यादा तेज हो रहा था। हरिकिशन दादा अपनी पोती चिड़िया को लेकर वहां से चला गया और एक सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ गया। वहां एक आदमी आया। उसने हरिकिशन दादा से कहा, दादा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं? हमारे गांव में सुनामी आई थी। ऐसी सुनामी कि सब कुछ बहा ले गई। मेरा बेटा और बहू दोनों पानी में बह गए। हमारा घर भी बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं बचा जहां मैं अपनी पोती को रख सकूं। मेरी पोती ने और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। दादा आप इसकी चिंता मत करो। पास के शहर में एक रैन बसेरा है, जहां सरकार के लोगों ने उन सभी के लिए ठहरने का इंतजाम किया है जिनके गांव में सुनामी आई थी। वहां खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। दादा आप अपनी पोती को लेकर वहीं चले जाइए। जब तक आपके गांव में हालात ठीक नहीं हो जाते, आप वहां आराम से रह सकते हो। वहां और भी लोग हैं, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं और मेरी पोती यहीं भूखे मर जाते। कोई बात नहीं दादा, आप जल्दी से वहां चले जाओ और जब तक गांव से पानी नहीं उतरता तब तक वहीं पर समय बिताओ। वहां आपको आराम भी मिलेगा और पोती को भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं अभी चला जाता हूँ। फिर हरिकिशन दादा अपनी पोती को लेकर वहां की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शहर का कलेक्टर खड़ा है। पहले तो हरिकिशन दादा डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने कलेक्टर से कहा, बेटा, ये वही रैन बसेरा है जहां वे लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सुनामी आई थी। हाँ दादा, ये वही रैन बसेरा है जिसकी आप बात कर रहे हो। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, हमारे गांव में भी सुनामी आई थी, जिसकी वजह से हमारा पूरा गांव पानी के साथ बह गया। मुझे यह पता चला था कि जिन लोगों के गांव में सुनामी आई है, सरकार ने उनके लिए इस रैन बसेरे में जगह दी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ दादा, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ वही लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सुनामी आई थी। आप भी यहाँ रह सकते हैं। अब आप अंदर चले जाइए, वहाँ आपको आपका कमरा दिखा दिया जाएगा। फिर हरिकिशन दादा रैन बसेरे के अंदर चला गया। वहाँ उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने हरिकिशन दादा को उसका कमरा दिखाया। हरिकिशन दादा अपने कमरे में चला गया और फिर उसने उस आदमी से कहा, बेटा मेरी बात सुनो। जी दादा बोलिए। बेटा, मैंने और मेरी पोती ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अगर कुछ खाने को हो तो हमारे लिए ले आओ, हमें बहुत भूख लगी है। दादा आप चिंता मत कीजिए,
मैं अभी खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। सरकार ने सब कुछ आप लोगों के लिए ही दिया है। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर कौन खाएगा? फिर वह आदमी वहां से चला गया और कुछ समय बाद खाना लेकर वापस आया। उसने वह खाना हरि किशन दादा को दे दिया और वहां से चला गया। फिर हरि किशन दादा और उसकी पोती ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हरि किशन दादा की पोती ने हरि किशन दादा से कहा, दादाजी, मम्मी और पापा कब तक आएंगे? कितना समय हो गया है, वो अभी तक क्यों नहीं आए? चिड़िया की बात सुनकर हरि किशन दादा की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह नर्म आवाज में बोला, बेटा, अब तेरी माँ और पिताजी यहाँ नहीं आएंगे। वो अब भगवान के पास चले गए हैं और अब वही रहेंगे। तू चिंता मत कर, मैं तो तेरे साथ हूं ना। दादाजी, क्या माँ और पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं? नहीं चिड़िया बेटा, वो हमें छोड़कर नहीं गए, बल्कि भगवान ने उन्हें अपने पास खुद बुला लिया है। इसीलिए वो अब यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपने पास ही रख लिया है। जिन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकते। काफी देर तक हरि किशन दादा और उसकी पोती ने बातें की। बातें करने के बाद वहीं पर दोनों ने रात बिताई। सुबह होते ही हरि किशन दादा अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहाँ कई लोग जमा थे। वह उनके पास गया और उनसे बातें करने लगा। उनमें से एक आदमी ने कहा, दादा, आप कौन से गांव के हो? और मैंने आपको कल आते हुए देखा था। आपके साथ सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। आपका बाकी परिवार कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आई? मेरे परिवार में मेरा एक बेटा, बहू और एक पोती थी। जब सुनामी आई तो वो बहुत तेज थी। मैं और मेरी पोती तो बच गए, लेकिन मेरा बेटा और बहू सुनामी अपने साथ बहा कर ले गई। अब मैं और मेरी पोती ही बच सके। दादा, आपकी बात सुनकर दिल को बहुत दुख हुआ। आपका जवान बेटा भगवान को प्यारा हो गया। भगवान आपको सब्र दे और आपके बेटे बहू की आत्मा को शांति दे। हम सब आपके साथ हैं। हमने आप सभी लोगों के गांव के बारे में जानकारी ली है। आप सभी के गांव में अब पानी पूरी तरह से उतर चुका है। अब आप सभी लोग अपने गांव वापस जा सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से पैसे भी मिलेंगे, जिससे आप सभी लोग अपना नया घर बनाकर वहां रह सकेंगे। बेटा, ये तो ठीक है कि हम अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन वो पैसे हमें कब मिलेंगे जिनके बारे में तुम कह रहे हो? क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे हम अपना घर दोबारा बना सके। दादा, आप सब लोग इस बात की चिंता मत कीजिए। आप सभी को आज ही पैसे मिलेंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर ही रवाना करूंगा, ताकि आप सब लोग अपना नया घर बना सकें। कलेक्टर से पैसे लेने के बाद सब लोग अपने अपने गांव वापस चले गए और वहां जाकर अपना नया घर बना लिया। और हरि किशन दादा भी पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगे। वह मछली पकड़ने का काम करके अपना घर चलाते थे। एक दिन वह एक नारियल का छोटा सा पेड़ घर ले आए और उसे अपने घर के सामने लगा दिया। और चिड़िया ने हरि किशन दादा से कहा, दादाजी, आप इस नारियल के पेड़ को घर के सामने क्यों लगा रहे हो? चिड़िया बेटे, ये नारियल का पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो हमें सहारा देगा, इसलिए मैं इसे अपने घर के सामने लगा रहा हूँ। दादाजी, ये पेड़ हमें कैसा सहारा देगा जिसकी आप बात कर रहे हो? भला पेड़ हमें कैसे सहारा दे सकता है? बेटा, हर साल जब समुद्र में तूफान आता है तो हमारे गांव में बहुत बड़ी सुनामी आती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसीलिए मैं इस नारियल के पेड़ को अपने घर के सामने लगा रहा हूं। जब यह नारियल का पेड़ बड़ा और मजबूत हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, और जब सुनामी आएगी तो हम वहीं अपना समय बिताएंगे और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है दादाजी, लेकिन क्या ये पेड़ हमें सच में सहारा देगा? हाँ बेटा, ये हमें जरूर सहारा देगा जब ये बड़ा हो जाएगा। हरि किशन दादा और उसकी पोती ने थोड़ी देर बातें की। फिर वे दोनों वापस घर चले गए। जब गांव के लोगों को पता चला कि हरि किशन दादा अपने घर के सामने एक नारियल का पेड़ लगा रहा है जो उसे आने वाले समय में सहारा देगा, तो उनमें से कई लोग आपस में बातें करने लगे। हरि किशन दादा का अपने बेटे और बहू की मौत के बाद दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, जो वो ऐसे काम कर रहा है।
भला नारियल का पेड़ उसकी आने वाले समय में कैसे रक्षा कर सकता है? हाँ भाई, तुमने सही कहा। मुझे भी अब यही लग रहा है कि हरि किशन दादा का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो लगता है कि हरि किशन दादा को अब किसी डॉक्टर की जरूरत है, जो वो ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहा है। भगवान उसका भला करे। मुझे भी यही लगता है कि हरि किशन दादा को डॉक्टर की जरूरत है, ना कि नारियल के पेड़ की, जो आने वाले समय में उसे सहारा देगा। गांव वाले लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन हरि किशन दादा को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रोज अपना काम करता और लौटने पर उस पेड़ को पानी देता। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हरि किशन दादा के इस काम से सहमत थे। वे लोग भी हरि किशन दादा की तरह अपने घरों के सामने नारियल का पेड़ लगाना चाहते थे। वे हरि किशन दादा के पास आए और बोले, हरि किशन दादा, हमें भी बताओ कि तुम ये नारियल का पेड़ अपने घर के सामने क्यों लगा रहे हो, और ये आने वाले समय में हमारी कैसे मदद करेगा और हमें सहारा कैसे देगा? मैं ये नारियल का पेड़ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव में हर साल समुद्र से एक बड़ी सुनामी आती है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। लेकिन इस बार जब भी सुनामी आएगी तो मैं अपना समय इसी पेड़ पर बिताऊंगा। मैं इस पेड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी बना लूंगा ताकि मेरी और मेरे घर की रक्षा हो सके। हरि किशन दादा की बात से सभी लोग बहुत सहमत हुए। फिर उन्होंने हरि किशन दादा से कहा, हरि किशन दादा, आपने हमें आज एक बहुत बड़ी बात समझाई। हम भी आपकी तरह अपने घरों के सामने नारियल का पेड़ लगाएंगे ताकि हम भी आने वाले समय के लिए तैयार रहें। फिर अगले दिन से उन सभी लोगों ने अपने घर के सामने नारियल का पेड़ लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। नारियल के पेड़ बड़े हो गए। फिर हरि किशन दादा जंगल में बांस और लकड़ियां काटने के लिए गया। वह बांस और लकड़ियां काटकर वापस आया तो गांव के एक आदमी ने हरि किशन दादा से कहा, दादा, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ। आप रोज समुंदर में मछली पकड़ने के बाद जंगल में जाते हो और बांस लकड़ियां काटकर यहाँ लाते हो। आप कितने दिनों से यहाँ बांस लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हो? आप इतनी ज्यादा लकड़ियों का क्या करोगे? बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अपने घर के सामने नारियल का पेड़ क्यों लगाया है, और ये जो बांस लकड़ियां मैं इकट्ठा कर रहा हूं, इन्हीं से मैं नारियल के पेड़ के ऊपर अपने लिए झोपड़ी बनाऊंगा। दादा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया। अब मैं भी वैसा ही करूंगा। जैसे मैंने पहले आपको देखकर अपने घर के सामने नारियल का पेड़ लगाया था, वैसे ही अब मैं भी बांस लकड़ियां इकट्ठा करके झोपड़ी बनाऊंगा और मैं गांव के सब लोगों को भी बता दूंगा ताकि वे भी आपकी तरह बांस लकड़ियां इकट्ठा करके अपनी झोपड़ियां बना ले, ताकि जब गांव में फिर से तेज सुनामी आए तो वे वहां रह सके। ठीक है बेटा, तुम सबको बता दो। फिर शंभू वहां से चला गया और उसने सभी गांव वालों को बता दिया। सभी गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा शंभू ने उन्हें बताया था। थोड़े ही समय में सबने अपनी झोपड़ियां पूरी तरह से तैयार कर ली और अब वे निश्चिंत थे कि अगली बार जब भी सुनामी आएगी वे और उनके परिवार सुरक्षित रहेंगे। कुछ ही समय बाद वैसा ही हुआ जैसा हरि किशन दादा ने सोचा था। काले बादल पूरे गांव पर छा गए और समुद्र गरजने लगा। तूफान बहुत तेजी से आने लगा। हरि किशन दादा ने अपनी पोती से कहा, बेटा, वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने ये सारी तैयारी की थी। घबराना मत, अपनी झोपड़ी में चलो, यहां हम सुरक्षित रहेंगे। भगवान ने अगर हमें पहले बचाया है तो आगे भी हमारी रक्षा करेगा। हाँ दादाजी, आपने सही कहा। अब हम अपने पेड़ के ऊपर जो झोपड़ी है वहाँ चलेंगे और जब तक सुनामी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती हम वहीं पर अपना समय बिताएंगे। हाँ चिड़िया, तुम अब जल्दी से जरूरी सामान ले लो और खाने पीने का सामान भी साथ ले लो। अब जब तक सुनामी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती हम वहीं रहेंगे और खाना पीना भी वहीं करेंगे। फिर हरि किशन दादा और उसकी पोती ने अपना सारा जरूरी सामान लिया और अपनी नई झोपड़ी में चले गए। वहाँ शंभू भी आ गया। शंभू ने हरि किशन दादा से कहा, दादा, मैं भी तैयार हूँ। मैंने भी अपने घर वालों के साथ झोपड़ी में जगह बना ली है। आपकी बात मानकर हम सब ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। अब हमें किसी बात का डर नहीं है। हाँ शंभू, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही पूरी तैयारी कर ली। लेकिन अब तुम एक काम और करो। जो लोग अभी तक अपना सामान अपनी झोपड़ियों में नहीं ले गए,
तुम उन्हें जल्दी से जाकर बता दो कि वे अपना सामान तुरंत झोपड़ी में ले जाएं और वहीं रहें, क्योंकि सुनामी कभी भी आ सकती है। ठीक है दादा, मैं अभी जाकर सबको बता देता हूँ। फिर शंभू वहां से चला गया और जाकर सभी गांव वालों को बता दिया। फिर सभी गांव वालों ने अपना सारा सामान झोपड़ियों में रखा और खुद भी झोपड़ियों में चले गए। फिर से सुनामी पहले की तरह बहुत तेज आई, लेकिन इस बार सब बच गए। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब सुनामी पूरी तरह से खत्म हो गई तो सरकार के लोग फिर से उस गांव में आए। अरे ये क्या, यहाँ तो लगता है सुनामी बहुत तेज आई थी, इसीलिए यहाँ कोई घर नहीं बचा। सिर्फ ये नारियल के पेड़ ही खड़े हैं। और ये इतने सारे नारियल के पेड़ किसने लगाए हैं? और इनके ऊपर ये झोपड़ियां कैसे बनी हैं? सर जी, मुझे तो लगता है कि ये सभी लोग उन पेड़ों के ऊपर बनी झोपड़ियों में ही रह रहे हैं। अच्छा, तुम अभी जाओ और उन सब लोगों को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। फिर उस कलेक्टर ने, जिसे सरकार ने भेजा था, उन सभी लोगों को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा। फिर वह आदमी सभी गांव वालों को बुलाकर ले आया। इसके बाद कलेक्टर ने उन सभी गांव वालों से कहा, दादा, क्या आप वही लोग हैं ना जो पिछली बार रैन बसेरे में रह रहे थे, जहां सरकार ने रहने के लिए जगह दी थी? हाँ बेटा, हम वही लोग हैं जो पिछली बार उस रैन बसेरे में रह रहे थे। आप सबने जो समझदारी और पहले से तैयारी की, वो सच में बहुत सराहनीय है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद ये सुनामी बहुत नुकसान करती। हम आप लोगों की समझदारी से सीख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटना चाहिए। सरकार आपकी मदद जरूर करेगी। आपका बहुत धन्यवाद बेटा, जो आप इस बार फिर हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ गए। दादा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है कि हम आपकी मदद करें। फिर उस कलेक्टर ने एक बार फिर से उन सभी गांव वालों की मदद की और उन्हें पैसे दिए ताकि वे अपना घर फिर से चला सके। इसके बाद वह वहां से चला गया। सभी गांव वाले पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे। फिर हरि किशन दादा अपने बेटे और बहू को याद करते हुए भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए अपनी पोती चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगा।